नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सारे लोग समय पर अपने टेस्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है वो अब आपकी कंटिन्यू चलेगी और आप सारे लोग अगर उसमें रुचि दिखाएंगे तो जो हमारी टीम है वो भी क्या करेगी, आपको नई सी नई चीज़ें हर बार कोई नया प्रयोग आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और उसमें मूल अधिकारों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोज में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की थी कुछ विषयों पर। और आज का जो वीडियो है वो है मूल अधिकारों में, जहाँ से जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो पूरे तरीके से स्टार्ट होते हैं। जैसे कितने मूल अधिकार हैं आपके? 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन 6 मौलिक अधिकारों में आज हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता के अधिकार को क्या बोला जाता है? राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी का जो उल्लेख है ये किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। अगर अनुच्छेद आपसे पूछे जाएं तो इनसे संबंधित अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। पिछले वीडियो में हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार इसके सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 इसकी भाषा क्या है? इसमें दिया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, कहाँ? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, देखो एक एक शब्द पर ध्यान देना है यहाँ पर, और एक एक शब्द पर ध्यान देने से मतलब ये है कि जब आप एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझोगे तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो व्याख्या है वो क्या होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगी। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता? विधि के समक्ष समता, तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 की भाषा क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति, ठीक है, राज्य, फिर वर्ड क्या आ गया आपका? राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, एक एक शब्द पर ध्यान देते जाना। जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 ये कहता है उपाधियों का
तो ये हैं आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आपके 5 आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। 14 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक, देखिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर नागरिक का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ व्यक्ति शब्द का प्रयोग आ जाए जिस आर्टिकल में, वहाँ क्या होगा कि वो अधिकार हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ किसको दे रखे हैं, विधिक व्यक्तियों को भी मिले हुए हैं, जिसमें कंपनी, सरकारी निगम ये शामिल होती हैं, और विदेशी व्यक्तियों को भी वो क्या दिया जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक, तो यहां नागरिक शब्द आ गया, अर्थात ये अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही प्रदान है, विदेशी और विधिक व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया गया है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से कोई एक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो सरकारी नियोजन है, लोक नियोजन है, सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता होगी, कि प्रत्येक व्यक्ति लोक नियोजन में समान होगा, उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत दिया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात कि जो छुआछूत की बीमारी भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, इसको क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है। और आर्टिकल 18 कि समाज में कोई वर्ग ऐसा न हो जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करे, या कोई वर्ग ऐसा ना हो जो दूसरे के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करे। उसके लिए क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया कि अब इसके तहत किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत किया गया है, आर्टिकल 18। अब देखिए यहाँ लिखने का मेरा मीन्स ये था कि इन आर्टिकल्स में से सबसे ज़्यादा कौन से आर्टिकल पूछे जाते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में अब तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका आर्टिकल 17। बस बार बार ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जैसे बताइए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, 17 में किया गया है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। कम से कम अगर देखा जाए पिछले साल के एग्जाम्स को, लगभग 10 साल के आप पेपर उठा लीजिए किसी भी स्टेट के, हर स्टेट में से संबंधित सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है आपका, ये पूछा जाता है। तो वनडे एग्जाम के लिए तो इतना काफ़ी होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा कि समानता का अधिकार बताइए, कौन से आर्टिकल से कौन कौन से आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। कितने आर्टिकल आ रहे हैं इसमें, 5 आर्टिकल आ रहे हैं। पहले या आपसे ये भी पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि बताइए विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में दी गई है, तब आर्टिकल 14 की बात आ जाएगी। जब ये पूछा जाए कि आर्टिकल 15 की भाषा क्या है, या धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यहाँ से सीधे तौर पर सवाल पूछ लिए जाएंगे। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है, 16 किससे संबंधित है, 18 किससे संबंधित है। तो वनडे एग्जाम का काम तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर और डीपली चले जाओ, आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, तो सिविल सर्विस में क्या होता है कि इनके अंदर से इनके जो मूल भावना है प्रत्येक आर्टिकल की, वहाँ से सवाल निकलते हैं। तो एक एक करके हम इन आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। तो आज के जो आर्टिकल हैं हमारे कौन सा है, 15, 14। तो सबसे पहले 14 पर बात करेंगे। अब देखिए इसकी भाषा को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला वर्ड क्या है, राज्य है, तो एक बार राज्य को साइड में ले लो, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में, तो इसको भी बाहर ले लेते हैं एक बार। ठीक। और क्या दिया हुआ है, व्यक्ति शब्द, व्यक्ति को भी ले लीजिए, ठीक है। एक दिया गया है विधि के समक्ष समता, और एक दिया गया है विधियों के समान संरक्षण। तो सबसे पहले हम इन 3 शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ राज्य वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा थी, और उस परिभाषा के अंतर्गत जिन संस्थानों को, जिन चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है, वो क्या होंगे, राज्य होंगे। जैसे भारत की सरकार और संसद किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के दायरे में आते हैं।
जितनी भी राज्य सरकारें हैं, राज्यों के विधानमंडल हैं, वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि प्राधिकारी किसे कहते हैं? जिनको विधि, उपविधि, आदेश, नियम, विनियम बनाने का, अध्यादेश जारी करने का क्या होता है? अधिकार होता है, वो प्राधिकारी होते हैं। और प्राधिकारियों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक तो स्थानीय प्राधिकारी और एक अन्य प्राधिकारी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं ये संप्रभु होते हैं, अर्थात ये विधि बना भी सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य प्राधिकारी हैं वो संप्रभु नहीं होते, अर्थात उनके ऊपर किसी और संस्था का, किसी और व्यक्ति का क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, ये आपको मालूम है ही, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप समझ गए। दूसरी बात आ रही है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, देखिए ये मान लीजिए ये इंडिया है, तो इसके बाहर तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत के बाहर यहाँ है पाकिस्तान में, और यहाँ रह करके कहे कि भारतीय संविधान के अनुसार मुझे क्या है? समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो यहाँ उसके लिए ये अधिकार क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। यहाँ उसका ये कोई अधिकार नहीं है। अगर यही व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आ जाए या यूपी में आ जाए या फिर बिहार में आ जाए, तब क्या होगा? अगर यहाँ पर वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, तो ये उसका क्या बन जाता है? मूल अधिकार बन जाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यानी कि ये आर्टिकल केवल कहाँ लागू होगा? राज्य की सीमा के भीतर लागू होगा, ना कि राज्य की सीमा से बाहर। पहली चीज क्लियर हो गई। शब्द क्या दे रखा था आपका? भारत के राज्य क्षेत्र। अब एक शब्द आ गया इसमें, व्यक्ति। तो देखिए, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत अगर ये वर्ड आ जाए आपका संविधान में किसी भी आर्टिकल में, तो व्यक्ति का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत नागरिकों को भी शामिल किया जाता है। किसको? नागरिक। दूसरा, विदेशी व्यक्ति। और विदेशी का भी अगर हम डेफिनेशन देते हैं, अगर विदेशी व्यक्तियों को भी देखते हैं, तो देखिए विदेशी भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जिनके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, तो वो मित्र अन्य देशी व्यक्ति हो जाएंगे। और कई देश ऐसे भी होंगे जिनके साथ भारत के कटुतापूर्ण संबंध होंगे, अच्छे संबंध नहीं होंगे। वो कैसे हो जाएंगे? शत्रु अन्य देशी व्यक्ति हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ अब इन दोनों के अधिकारों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि जो शत्रु अन्य देशी व्यक्ति हैं इनको क्या ये अधिकार मिलेगा, या जो मित्र अन्य देशी व्यक्ति हैं केवल इन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना कि चाहे शत्रु अन्य देशी व्यक्ति हो या मित्र अन्य देशी व्यक्ति हो, विधि के समक्ष समता का अधिकार तो सबको मिलेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कोई कुर्दंत इंडिया में आकर के करता है, तब उसका ये अधिकार क्या हो जाता है? छिन जाता है। और व्यक्ति की श्रेणी में एक आते हैं आपके विधिक व्यक्ति। और विधिक व्यक्ति के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? चाहे वो सरकारी कंपनी हो गई, सरकारी निगम हो गए, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगी, कानूनी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगी, कंपनी, निगम इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हो गई व्यक्ति शब्द की परिभाषा। ये हो गई भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात ये आर्टिकल के जो प्रावधान हैं 14 के, ये सिर्फ कहाँ पर लागू होंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर लागू नहीं होंगे। और आर्टिकल 14 जो है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी या विदेशी व्यक्तियों को भी मिला हुआ है। कई बार सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान के मूल अधिकारों में कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशी व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। तो इसकी एक सीधी सी ट्रिक है। देखिए आर्टिकल 14, अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 है जो विदेशी व्यक्तियों को मिला हुआ है। इसके अलावा 15 नहीं मिला, 16 नहीं मिला, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है। ठीक है, तो केवल 14 तो समानता के अधिकार के अंतर्गत मिला हुआ है। उसके बाद में आर्टिकल 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 और 28 ये आर्टिकल्स हैं जो किसको मिले हुए हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। अर्थात इन आर्टिकल के तहत जिन मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है उनका लाभ या वो किसको दिए गए हैं, विदेशी व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। और जितने भी मूल अधिकार हैं अपने, वो किसको दिए गए हैं, अपने नागरिकों को दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 ये हमारे नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, 29, 30, 32 ये केवल हमारे नागरिकों को ही प्राप्त हैं। लेकिन आर्टिकल 14 फिर 20 से लेकर के 28 तक सीधी सी ट्रिक ये है कि समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 और फिर 20 से 28 तक जितने भी अधिकार हैं ये सब किसको मिले हुए हैं, विदेशी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, विदेशी नागरिकों को मिले हुए हैं। विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी यहाँ। तो राज्य क्या होगा, जो आर्टिकल 12 में वर्णित है, और लागू कहाँ होगा ये आर्टिकल, जो जहाँ भारत की सीमाएं फैली हुई हैं वहाँ तक इसका अधिकार क्षेत्र होगा। और व्यक्ति शब्द में आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें दो शब्द और बचे आपके, क्या क्या, एक तो है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इसको हम समझ लेते हैं। दोनों को एक साथ ही देखते हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इसको बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। और इसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इसे बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, जो विधि के समक्ष समता वाली बात है, ये विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, अर्थात किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये जो अवधारणा चलती है ये कहाँ चलती है, यानी कि भारतीय संविधान में इस अवधारणा को कहाँ से स्वीकार किया गया, तो ये अवधारणा आई भारतीय संविधान में कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, और यही अवधारणा एक व्यक्ति है प्रोफेसर डाइसी। तो प्रोफेसर डाइसी ने क्या किया था, विधि के शासन की बात की थी, और विधि के शासन की बात की थी तो ये विधि के समक्ष जो क्षमता है वो किसके अनुरूप दिखाई देती है, डाइसी के विधि के शासन के समरूप दिखाई देती है। अब देखते हैं कि विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है, क्या क्या चीज़ें इससे निकल करके आती हैं। दूसरी बात है कि जो विधियों का समान संरक्षण है ये अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से आई, तो ये अवधारणा आई अमेरिकी संविधान से, अमेरिका से। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अगर हम इसकी अर्थ की बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा कि सभी व्यक्ति, विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात अब देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में 2017 में आया हुआ है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। जब इसके भावार्थ की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति एक समान होंगे, अर्थात कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, किसी को या किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं
ठीक। दूसरा हो जाएगा कि ये तो क्या हो गया कि सभी व्यक्ति एक समान होंगे राज्य की नज़र में। अब बात आ जाती है कानून की नज़र में कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ लिखना कि विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। क्या होगा? सभी व्यक्तियों के साथ, अभी एक एक करके हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है। तीसरा अर्थ इसका क्या निकलता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो सामान्य विधि से बढ़कर नहीं, अर्थात कानून से बढ़कर के नहीं होगा। चाहे अमीर हो या गरीब हो या अधिकारी हो, वह सामान्य विधि से बढ़कर नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि भारत में किसका शासन चलता है? विधि का शासन चलता है। तो भारत में सर्वोच्च क्या मानी गई है? विधि मानी गई है। अर्थात कानून को सबसे सर्वोच्च माना गया है और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। तो देखिए, ये तो विधि के समक्ष समता की बात क्या करता है कि ये एक नकारात्मक अवधारणा है, और नकारात्मक अवधारणा इसलिए है कि सरकार क्या करती है? कानून बना देती है, और कानून बना दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें वहाँ पर विधि के समक्ष समता का उल्लंघन करना पड़ता है, लेकिन उसको विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाता। वो क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनका बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से बहुत बड़े स्तर पर शोषण हुआ है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य क्या करता है? उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है। जब राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान की बात करेगा, तभी विधि के समक्ष समता का जो अर्थ है वो सही दृष्टि में क्या होगा? मायने में, सही मायने में इसका अर्थ आ पाएगा। अगर समाज सभी व्यक्तियों को एक नज़र से देखने लग जाए, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको कभी मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसकी कंडीशंस ही ऐसी हैं कि वो शुरू से ही ऐसे माहौल में पला बड़ा है, उसका विकास ऐसे माहौल में हुआ है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? फिर राज्य का कर्तव्य क्या रहा या राज्य का उद्देश्य क्या रहा? तो राज्य क्या करेगा? उन गरीब लोगों के लिए, उस पिछड़े हुए तबके के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, और उसके लिए जो विशेष प्रावधान करेगा वो आर्टिकल 14 के तहत क्या उल्लंघन माना जाएगा? वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में विधि के समक्ष समता के साथ साथ क्या मिला हुआ है? विधियों का समान संरक्षण मिला हुआ है। यानी कि राज्य उनको कुछ संरक्षण प्रदान करता है, और जब संरक्षण प्रदान करेगा तो ऐसे लोग भी समाज की मुख्य धारा में आते हैं, जिससे क्या हो? जो समानता की बात भारतीय संविधान में की गई है, जो समानता प्रस्तावना में आपको दी गई है, उस समानता को प्राप्त करने के लिए राज्य कुछ अलग से विशेष प्रावधान करता है। अब ये भी देखेंगे अभी इस आर्टिकल में कि इसका अर्थ तो क्या हो गया और इसका अर्थ क्या होता है, ये भी देख लेते हैं एक बार। फिर देखेंगे कि इसके अपवाद क्या क्या होंगे और वो अपवाद क्यों हैं। ठीक है। तो देखो, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अवधारणा अमेरिकी संविधान में चलती है, और अमेरिकी संविधान से इसको संविधान निर्माताओं ने क्या किया? भारतीय संविधान में शामिल किया। तो देखिए, इसका अर्थ क्या निकलता है कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। दूसरा क्या कहता है
कि समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। ठीक। दूसरा, समान के साथ समान व्यवहार। देखिए, ये तो हो गई बात लागू करने के तौर पर, विधि बनाने के तौर पर, और ये हो गई लागू करने के तौर पर। तो इसीलिए ये तो हो गई सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि ये समाज के उन वर्गों को मुख्य धारा में लाता है जो पिछड़ गए हैं या कुछ विशेष कारणों से उनको समाज की मुख्य धारा में आने का मौका ही न मिला हो। जैसे अगर एक एक एग्जाम्पल्स की बात करके चलते हैं कि पहली लाइन क्या कह रही है हमारी, पहला अर्थ क्या है कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार, यानी कि संविधान में जितनी भी विधियां हैं उनके द्वारा जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनमें समान परिस्थिति में, अर्थात जिन लोगों की समान परिस्थिति होगी उनको तो समान व्यवहार दिया जाएगा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जब दो लोगों की परिस्थितियां ही अलग होंगी उनके साथ क्या किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की अगर बात कर लेते हैं तो उनको क्या दिया गया संविधान में? कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनके लिए विशेष उल्लेख किया गया कुछ प्रावधानों का। इससे क्या हुआ कि उनको एक विशेष संरक्षण प्रदान हो गया। तो वहाँ समान नहीं है वो लोग। एक तबका तो ऐसा है, अगर दूसरा तबका भी ये मांग करे कि नहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की तरह हमें भी क्या दीजिए, अलग से हमारे लिए भी विशेष प्रावधान कीजिए, तो राज्य क्या कर देगा? नकार देगा इस चीज़ को, मना कर देगा। और मना क्यों करेगा? क्योंकि आप लोगों को वो मौका मिला है लेकिन उनको जंगल से बाहर निकलने का कभी मौका ही नहीं मिला। तब क्या होगा? उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए जाएंगे, लेकिन जो समान परिस्थिति वाले लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के तहत और समझते हैं कि समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। ठीक है, या तो क्या बात थी कि विधि के माध्यम से जो अधिकार मिले हुए, यहां क्या है कि विधि के समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। अब देखो, जैसे अगर चोरी करने का आरोप है किसी अमीर व्यक्ति पर और उसी चोरी करने का आरोप है एक गरीब व्यक्ति पर, अब इसके साथ में यानी कि समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी कि कानून ऐसा बना दिया गया कि चोरी करने का आरोप क्या है, उसका आर्थिक दंड का प्रावधान है उसमें, ये मान लीजिए। और उस आर्थिक दंड में कितना आर्थिक दंड किसको दिया जाएगा? क्या दोनों को समान रूप से दिया जाएगा? अगर किसी अमीर व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और आर्थिक आधार पर, आर्थिक दंड के आधार पर अगर उसको छोड़ा जाता है, तो मान लीजिए कि एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और पैसे की कोई कमी नहीं है तो कोर्ट जो भी सज़ा सुनाएगा वो तुरंत पैसा जमा करके छूट जाएगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल कि 10 लाख का आर्थिक दंड अगर कोर्ट देता है तो अमीर व्यक्ति तो 10 लाख रुपए जमा करके अपनी जमानत ले लेगा, लेकिन गरीब व्यक्ति जिसकी इनकम ही 1000 से ऊपर नहीं है तो वो जमानत कैसे लेगा? वो तो जिंदगी भर जेल में चलेगा। तब ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाता है कि उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या किया जाता था पहले कि अश्वेत लोगों के जो विद्यालय थे वो अलग हुआ करते थे और श्वेत लोगों के जो विद्यालय हुआ करते थे वो अलग होते थे। अर्थात अश्वेतों को श्वेत लोगों के साथ न तो बैठने का अधिकार था, बहुत लंबे समय तक अमेरिका में क्या चली है? दास प्रथा चली। और दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था वहाँ पर? अब्राहम लिंकन ने किया था। उन्हीं के समय पर अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, तो उन्होंने, वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अश्वेतों की समस्याओं को राष्ट्रपति रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान सुलझाया और उन लोगों को विशेष अधिकार भी दिए। ठीक है, दूसरी चीज आ रही है समान के साथ समान व्यवहार। एक ही बात है, ये सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अवधारणा इसलिए है क्योंकि यह उन लोगों को संरक्षण प्रदान करता है जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये थी आपकी आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता की बातें और ये विधियों के समान संरक्षण की बातें। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा
कि विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है। दूसरी चीज, आर्टिकल 14 किसके शासन की बात करता है? ये विधि के शासन की बात करता है। और विधि का शासन का जो अवधारणा थी विधि के शासन की, ये किसने दी थी? डायसी ने दी थी। और डायसी के विधि के शासन के समरूप ही आर्टिकल 14 में क्या दिए गए हैं? ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। डायसी ने माना है कि जो विधि के समग्र समता है, ये इसका उपभाग क्या है? विधियों का समान संरक्षण ही इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, और राज्य क्या कर सकता है? असमान व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है जो अनुच्छेद 14 के रूप में क्या नहीं माने जाएंगे? उस विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। ठीक है। तो आगे चल करके क्या हुआ? 1980 में केस आया, मिनर्वा मिल्स मामला। जान चुके हैं आप, पहले से परिचित हो चुके हैं इस मामले से। तो 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में जो विधि का शासन है, इसको क्या किया गया? संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया। तो यहाँ नोट करके लिख लेना कि 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में विधि के शासन को मूल ढांचे में शामिल किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अब सरकार कानून बनाकर भी इसको समाप्त नहीं कर सकती। अब देखिए, ये चीज़ें हो गई आर्टिकल 14 के प्रावधान, लेकिन आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद भी हैं, और वो अपवाद क्या है उनको एक एक करके समझ लेते हैं। इसकी शब्दावलियों से परिचित हो गए अपन। अब देखिए, अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या होंगे। अभी मैंने आपको कुछ अपवादों के नाम पहले से बताए थे, लेकिन अब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से वो डिस्क्राइब हो जाएंगे। तो जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 में एक सब क्लॉज दे रखा है 15(3), और आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। तो स्त्री व बच्चों के लिए ठीक है क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। और ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किए गए उपबंध क्या नहीं माने जाएंगे? आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? दूसरा आर्टिकल दे रखा है आपका 15(4), और 15(4) में बात की गई है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए वर्ग, SC ST, और इनके लिए राज्य क्या करेगा? कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता के उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। तो राज्य क्या कर सकता है? राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। एक आर्टिकल दे रखा है आपका 16, और 16 का सब क्लॉज 4 ये बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक नियोजन हैं, यानी कि सरकारी नियुक्तियां हैं, लोक नियोजन हैं, उसमें राज्य
कुछ वर्गों को विशेष छूट प्रदान कर सकता है। जैसे रिजर्वेशन का जो मामला आ जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आ जाएगा कि ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उनको कुछ संरक्षण प्रदान करके, कुछ विशेष रियायतें दे करके, कुछ विशेष छूट दे करके उनको भी लोक नियोजन में आने का अवसर प्राप्त हो। तो ये भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या नहीं माना जाएगा, विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो राज्य क्या कर सकता है, लोक नियोजन में विशेष प्रावधान करने की छूट किसको देता है, ये आर्टिकल राज्य को देता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं ये भारत के सबसे सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं, तो इनके खिलाफ कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाएगा। कैसा आदेश, अर्थात जिसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहते हुए कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या है, अभी आपने आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता पढ़ी अपन ने यहाँ, और उसमें देखा था कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अधिकारी हो। लेकिन इसका अपवाद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो जाएगा, जिनके खिलाफ कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ क्या जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आ रही है कि ये जो भारत का राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, क्या पद पर रहते हुए इनके ऊपर किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो ये भी ध्यान रखना कि ये भी आर्टिकल 14 का क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा कि इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही पद पर रहते हुए नहीं की जा सकती। किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक, इसके अलावा एक आर्टिकल आता है। अब देखो ये जो पावर है, ये पावर इन दोनों को किस आर्टिकल से मिली हुई है, ये मिली हुई है अनुच्छेद 361 से। कि अनुच्छेद 361 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और एक आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 361 का, और अनुच्छेद 361 में क्या दे रखा है कि जो मीडिया को विशेष अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं है। तो इसके अंतर्गत मीडिया को विशेषाधिकार दिए गए हैं। फिर एक है आपका आर्टिकल 105 और एक है आर्टिकल 194। तो आर्टिकल 105 के तहत तो सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 105, और एक है अनुच्छेद 194। तो इन दोनों के तहत, 5 के तहत तो किसको दिए गए हैं, सांसदों को, और इसके तहत विधायकों को क्या दिए गए हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हो गए, और इन अपवादों को किसके तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 14 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इनको भी एक बार आप याद रखना कि स्त्री और बच्चों के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये उनको संरक्षण प्रदान करता है। और संरक्षण प्रदान करता है तभी विधि के समक्ष समता की जो मुख्य व्याख्या है, उसका जो सही भावार्थ है, सही अर्थों में तभी निकल करके आएगा कि समाज के कुछ वर्गों के लिए राज्य क्या करे, विशेष प्रावधान करे, विशेष उपबंध करे। जैसे महिलाओं के लिए क्या किया गया है, विधानमंडलों में सीटों में आरक्षण की नीति अपनाई गई है, महिला आयोग की स्थापना जैसे की जाती है, या ये कह सकते हैं कि महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है, तो ये सब क्या है, विशेष उपबंध किए जाते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल रूप से स्कूलों के, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो ये क्या कर सकता है, राज्य इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, और
चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ये क्या है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। तो समाज में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, उनको क्या करेगा राज्य, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसी कुछ नीतियों को क्या करेगा, लागू करेगा और उनको समाज की मुख्य धारा में उसके माध्यम से लाया जाएगा। तभी विधियों के समान संरक्षण का सही अर्थ निकल करके सामने आएगा। लोक नियोजन में वही रिजर्वेशन का मामला आ जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 14। अब अगला अनुच्छेद आता है आपका 15। तो अभी अनुच्छेद 15 की भाषा देखी आपने क्या थी, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि अनुच्छेद 14 क्या था। अगर कोई डाउट रह जाए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट पूछिए, जिसका आंसर तुरंत मिलेगा आपको। चलिए अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल किसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं करेगा। या विभेद का प्रतिषेध कौन करता है, आर्टिकल 15 करता है। तो आर्टिकल 15 में इसके सब क्लोजों की अगर बात की जाए तो 6 इसके सब क्लोज हैं, और वो कौन कौन से हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो जो पहला सब क्लोज क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, ये आर्टिकल 15(1) की भाषा हो गई कि आर्टिकल 15(1) की भाषा क्या हो जाएगी कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, इसमें नागरिक दे रखा है, अर्थात ये अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, केवल किसको प्राप्त है, राज्य के नागरिकों को प्राप्त है, देश के नागरिकों को प्राप्त है। अब केवल इसमें एक शब्द दिया है, ये वाला केवल, यानी कि इस शब्द पर थोड़ा ज्यादा फोर्स किया गया है, केवल शब्द पर। और केवल में इसमें क्या दिया गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात वह जन्म स्थान की जगह पर क्या कर सकता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, या भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है, भाषा का इसमें उल्लेख ही नहीं किया गया है। बात समझ रहे हैं आप लोग, केवल इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये आदेश किसको दे रखा है, राज्य को दिया गया है कि राज्य नहीं करेगा, अर्थात राज्य की परिभाषा में जो संस्थाएं आती हैं वो इसको क्या नहीं करेंगी, किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेंगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां इस आधार पर क्या कर सकती हैं, भेदभाव कर सकती हैं। तो ये कहाँ लागू नहीं होगा, प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम लिंग की बात करते हैं, इसी को ले लीजिए, महिला और पुरुष का मामला बहुत ज़्यादा चलता है। तो सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या कर रखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रखी है, लेकिन महिलाओं को क्या विशेष छूट दे दी, मातृत्व अवकाश दे दिया। तो जो मातृत्व अवकाश महिलाओं को दिया गया है, क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव होगा या नहीं होगा? अगर देखा जाए तो भेदभाव है, लेकिन ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महिला और पुरुषों में जो जैविक अंतर उत्पन्न होता है उसके आधार पर महिलाओं को क्या कर दिया गया, मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश दे दिया गया। ठीक, कई पुरुष भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स देते हैं कि हमें भी मातृत्व अवकाश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप भी माँ बन के दिखाइए, आपको भी क्या दे दिया जाएगा, मातृत्व अवकाश प्रदान कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि महिला और पुरुषों का जो शारीरिक संगठन है ये अलग अलग है, इनमें क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा जैविक अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कुछ विशेष छूट कार्यस्थल पर दी जाती है। और ये छूट राज्य का कर्तव्य भी है कि राज्य क्या करे, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अपनी नीतियों में इन चीज़ों को जोड़े और ऐसे वर्गों को कुछ विशेष प्रावधान करे। तो अनुच्छेद 15(1) में एक युक्तियुक्त निर्बंधन दे रखा है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दे रखा है कि राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। बात समझ में आ रही है?
15(1) की भाषा क्या कह रही है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन महिलाओं को दिया गया जो मातृत्व अवकाश है ये केवल लिंग तक सीमित नहीं है, इसीलिए ये अवैध नहीं होगा। ठीक है, और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि महिला और पुरुषों में जैविक अंतर ज़्यादा होता है और इसकी वजह से उनको कुछ विशेष प्रावधान दे दिए जाते हैं। एक आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) जो है ये तो राज्य पर लागू होगा। 15(2) राज्य पर भी लागू होगा, प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू होगा और व्यक्तियों पर भी लागू होगा। तो इसकी जो व्याख्या है ये कहाँ लागू होगी? राज्य प्लस प्राइवेट कंपनियों को इसके दायरे में ले लिया गया और व्यक्ति। ठीक है, यानी कि राज्य, प्राइवेट कंपनियां और व्यक्तियों को भेदभाव करने से कौन रोकता है? आर्टिकल 15(2) रोकता है। कैसे रोकता है देखिए, कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य या प्राइवेट कंपनी या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दुकानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, होटलों में, मनोरंजन के स्थानों पर या कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ ऐसे स्थान जो राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित होते हों या अंशतः पोषित होते हों, जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गए, सार्वजनिक समागम हो गए, तो ऐसी जगह पर जाने से इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य रखा वो ये रखा गया कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी वो प्राचीन काल से चली आ रही है और ये इतनी ज़्यादा कठोर हो गई कि आज़ादी के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि समाज में एक वर्ग ऐसा रह जाता है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। वो किसकी वजह से? छुआछूत की वजह से, अनटचेबिलिटी की वजह से। तो सरकार ने अस्पृश्यता के या संविधान सभा में जो जितने भी संविधान निर्माता लोग थे, संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने विचार किया कि अगर हमें अस्पृश्यता का अच्छे से उन्मूलन करना है, अच्छे से अंत करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे प्रावधान इसमें जोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई कुआं है और उस कुएं पर किसी गरीब ने क्या कर लिया? पानी पी लिया, तो ठाकुर साहब ने क्या कर दिया? उसके पैरों में कील ठोक दी। ज़िंदगी भर वो जूते नहीं पहनेगा, ज़िंदगी भर वो चप्पल नहीं पहनेगा, नंगे पांव घूमेगा। तो इस तरीके के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए, जैसे अगर कोई निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है वो उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति से अगर टच भी हो जाता था तब इसको क्या माना जाता था? अपशगुन माना जाता था। तो ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के जो कानून विशेषज्ञ थे उन लोगों ने क्या किया? ऐसे प्रावधान किए कि राज्य, प्राइवेट कंपनी, चाहे कोई व्यक्ति हो, इसमें व्यक्ति को इसलिए लिया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण किसके द्वारा किया गया? व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर उन स्थानों की बात कर लेते हैं। देखिए, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों में कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकते हैं, रोड, बस स्टैंड हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, होटल हो गया, मनोरंजन के स्थल हो गए, पार्क वगैरह। ठीक है, मनोरंजन स्थल पर या राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित, पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित तालाबों, कुओं और सार्वजनिक समागमों। कहाँ पर? सार्वजनिक समागमों आदि स्थानों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 15(1) है और आर्टिकल 15(2) है, ये तो क्या है? मूल अधिकार हैं। लेकिन आर्टिकल 15(1) से 3 से लेकर के 15(6) तक, 5 तक क्या दिया गया है? राज्य की शक्ति के बारे में दिया गया कि राज्य इन मूल अधिकारों पर कुछ विशेष आधारों पर क्या लगा सकता है? युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में
लाया जाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इस आर्टिकल को शामिल करने का उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका उद्देश्य यही था कि हमें क्या करना है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है। ठीक, चलिए ये हो गए हमारे आर्टिकल 15(2). अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की, कि अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है। ये कहता है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। या अगर इसकी दूसरी भाषा की बात करते हैं तो ये हो जाएगी कि अनुच्छेद 15 की कोई बात, अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। दूसरी भाषा इसकी क्या हो जाएगी कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(3) किसको शक्ति दे रहा है? राज्य को शक्ति दे रहा है। राज्य को क्या पावर मिली हुई है, यानी कि यहाँ राज्य क्या हो गया, इसके तहत शक्तिशाली हो गया। और शक्तिशाली सिर्फ किस संदर्भ में हुआ? महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ प्रावधान करने के संदर्भ में। ठीक है, दो ही शब्द जुड़े हैं इसमें, महिला और बच्चे। तो क्या प्रावधान कर सकता है राज्य? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इनको ऐसी क्या क्या रियायतें सरकार ने दी हैं, राज्य ने दी हैं कि अनुच्छेद 15(3) और ज़्यादा परिभाषित हो जाता है अच्छे तरीके से। तो देखिए, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, तो राज्य ने क्या किया है अपने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति ये कहकर इस पर रेट लगा दे कि नहीं, हमें भी शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सभी के लिए मूल अधिकार है, लेकिन और हमें भी फ्री में शिक्षा दी जाए, तब क्या करेगा राज्य? ऐसे प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ये किसके तहत किया गया? 15(3) के तहत किया गया। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है, और उनके विकास के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। बच्चों के विकास के लिए संस्थानों की स्थापना, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, इस टाइप की जो भी संस्थाएं हैं वो किसके लिए स्थापित की जाती हैं? बच्चों के विकास के लिए स्थापित की जाती हैं। महिला कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना, ठीक है। दूसरा, महिला आयोग की स्थापना, ये भी क्या है? महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आप जितना सोच सकते हो। स्त्रियों के लिए विशेष प्रसूति अवकाश जो है वो भी इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? रियायत है। पंचायतों में सीटों में क्या किया गया? आरक्षण दिया गया है, जिन्हें हम स्थानीय निकाय बोल सकते हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर निगम, नगर पालिका हो। स्थानीय निकायों में
आरक्षण का प्रावधान। और विधानमंडलों में भी आरक्षण का प्रावधान। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से ये आर्टिकल समझ में आ जाए कि ऐसे क्या क्या कार्य राज्य के द्वारा किए गए हैं जो महिला और बच्चों को विशेष रियायत देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो सरकार के द्वारा अभी तक किए गए कार्य हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य कर रहा है। अब देखो, अब इसके बाद में अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 15(4). ठीक है, अनुच्छेद 15(4). इसकी भाषा क्या है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15(4) मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको 1951 ईस्वी में पहले संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अर्थात कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग होंगे, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग होंगे, चाहे और अनुसूचित जाति के लोग हो गए, अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए, इनको शिक्षण संस्थाओं में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात इनके लिए कुछ सीटों का प्रावधान कर दिया गया कि इतनी सीटों पर अनुसूचित जाति के लोग आएंगे SC कैटेगरी के, इतनी सीटों पर ST कैटेगरी के आएंगे और इतनी सीटों पर पिछड़े हुए वर्ग के लोग आएंगे। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत, जो वो किस संविधान संशोधन के तहत? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। ये चीज़ आप याद रखना। और इसकी जो भाषा है वो क्या कहती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जिसे हम SC बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? 15(4) के द्वारा किया गया है। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है आपका 15(5), अनुच्छेद 15(5). ये भी मूल संविधान में नहीं था, अर्थात ये भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और जोड़ा जाएगा तो क्यों जोड़ा जाएगा, उसके पीछे का कुछ इतिहास रहा होगा। तो देखिए, इतिहास इसका क्या रहा कि एक केस आया था PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, और उसमें 7 सदस्यों की पीठ बैठी थी, 7 जज बैठे थे उस केस में। और उन 7 जजों ने फैसला दिया कि राज्य ने जो आरक्षण की नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत अपना रखी है, इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के, यानी कि अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान दे रखे हैं और जो निजी संस्थान दे रखे हैं, उनमें राज्य क्या नहीं कर सकता? आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं कर सकता। तब संसद ने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया 2005 में। कब किया? 93 में, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005। और इसमें किस फैसले को, निर्णय को पलटा गया? PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले को पलटा गया। और ये कहा गया कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है? प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में, यानी कि वो अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं करेगा, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, विशिष्ट उपबंध कर सकता है। तो इसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? पहली बात समझ गए कि जोड़ा क्यों गया?
इसलिए जोड़ा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले निर्णय दिया था कि जो राज्य है वो अपनी आरक्षण की नीति को कहाँ लागू नहीं करेगा, निजी कॉलेजों में और निजी शिक्षण संस्थाओं में और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं क्या होंगी इसको स्पष्ट रूप से बताया गया है अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि राज्य क्या कर सकता है, निजी शिक्षण संस्थाओं में, अब इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को शामिल नहीं किया, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को शामिल कर लिया। निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, अब इसी की भाषा आ जाएगी आगे, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए क्या कर सकता है, कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आर्टिकल 15(4)(5). अब देखो एक केस और आया आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के पास में, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला, और उसमें 5 सदस्यों की पीठ बैठी थी और 5 सदस्यों की पीठ में क्या किया गया, वो केस का मैं यहाँ एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ, और इस केस में 2 चीज़ों को चुनौती दी गई। एक तो 93वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चुनौती दी गई कि ये क्या है, असंवैधानिक है, और दूसरा 2005 में ही सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम पारित किया था, उसको चुनौती दी गई। तब इनकी जांच की गई तो इसमें केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण यानी कि एडमिशन में रिजर्वेशन, अधिनियम 2005 और 93वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 इनको चुनौती दी गई। तब सर्वोच्च न्यायालय की इसमें 5 सदस्यों की पीठ बैठी और इस 5 सदस्यीय पीठ ने क्या किया, इन दोनों को संवैधानिक घोषित कर दिया, वैध घोषित कर दिया, और ये कहा कि यह है अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत या अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत और अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत क्या नहीं माना जाएगा, अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक आर्टिकल बचता है आपका, इसका सब क्लॉज 6। अब इसको कब जोड़ा गया, ये मामला अभी का है, ताजा ताजा, उसको देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 15(6). देखिए अनुच्छेद 15(6) मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको कब शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया था, एक बिल पारित किया गया, कहां पर, संसद में। कौन सा बिल, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। कहाँ पारित किया गया, संसद में पारित किया गया, जिसे हम 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं। विधेयक को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, बिल बोला जाता है। फिर इसको अंतः स्थापित, इसका मतलब क्या है कि संविधान में इसको किस अधिनियम के माध्यम से, अभी तक ये विधेयक है तो विधेयक के रूप में ये कौन सा था, 124वां, लेकिन जब ये पारित हुआ, एक्ट बना, तो कौन से एक्ट के तहत, 103वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, संविधान में अंतः स्थापित किया गया या जोड़ा गया।
और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग होंगे उनको शिक्षण संस्थाओं में कुल सीटों का अधिकतम 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा हो गई कि शिक्षण संस्थाओं में कुल सीटों का अधिकतम, इसको अभी यहां छोड़ देते हैं, कुल सीटों का अधिकतम कितना, तो ये कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से यानी कि सामान्य वर्ग के, कौन से, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, तो ये प्रावधान किसमें किया गया, 15(6) में किया गया। और दूसरी चीज ये होगी, इसमें एक बात याद रखना कि शिक्षण संस्थान इसमें कौन से आएंगे, जो आर्टिकल 15(5) में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि कौन से, निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और इसी के साथ में क्या जोड़ा गया, 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल 16(5). ठीक है, तो आर्टिकल 16(6) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य क्या कर सकता है कि सरकारी नौकरी में, यहाँ तो किसमें, एडमिशन में, कॉलेजों में, और 16(6) के माध्यम से क्या करेगा कि सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान करेगा, आरक्षण देगा। तो ये प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 16(6) में किया गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। आगे के जो भी 3 आर्टिकल आपके बचे हैं समानता के अधिकार से संबंधित, 16, 17 और 18, इनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।